आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। म्यांमार में जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया गया, जनसंहार किया गया, उसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। और जब दुनिया के सामने तस्वीरें आई तो हर कोई हैरान रह गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची, जो कि अपने आप में शांति कायम करने का दावा करती हैं, उनके रहते हुए इतना बड़ा जनसंहार कैसे हो गया। तब दुनिया भर के तमाम लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर चुप्पी साधी। आंग सान सूची भी अपनी सेना के खिलाफ खामोश रही। तो वही सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया की बात को साइड रख दिया जाए तो खुद मुस्लिम तंजीमों ने क्या कुछ किया रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ, क्या कुछ कदम उठाए। ओसैन ने, ओआईसी ने, दाक्षेस ने किस तरीके के कदम जो है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उठाए थे। क्या सूकी की खामोशी की सजा अब मिल रही है? जो उस समय उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी वो खामोश रही और आज खुद म्यांमार की सेना के शिकंजे में गिरफ्तार हो चुकी हैं पूरी तरीके से आंग सान सूची। इस पर ओआईसी और आसियान ने क्या कुछ कदम उठाए थे, कहां चूक रही रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, क्या कदम उठे, क्या होना चाहिए था, इस पूरी रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल लीजिए। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार और उसके विस्थापित की ओर से लापरवाही बरतने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन आसियान भी है। इसके अलावा ओआईसी और दक्षेस भी इसी प्रकार के संगठनों में शामिल हैं। आसियान निश्चित रूप से अगर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की दशा और कुछ प्रभावी भूमिका निभा सकता था, क्योंकि म्यांमार इस संगठन में खुद भी शामिल है, इसलिए अगर ये संगठन रोहिंग्या पर कड़ा रुख अपनाता तो निश्चित रूप से उस पर असर होता। ओआईसी का गठन मूल रूप से फिलिस्तीन संकट पर मुस्लिम जगत को मजबूत संयुक्त स्टैंड लेने के लिए हुआ था। इस संगठन से आमतौर पर यह आशा रखी जाती है कि वे मुसलमानों के अधिकारों से जुड़ा कहीं कोई बड़ा मुद्दा हो तो उस पर अपनी राय रखे और अपने स्तर से उस मुद्दे के समाधान के लिए पहल करे। रोहिंग्या संकट के समय भी ओआईसी से ये आशा की जा रही थी कि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस बहुचर्चित मानव त्रासदी के बारे में कोई स्टैंड लेगा जिसके संकट के समाधान में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ इस्लामी देशों को छोड़कर अन्य इस्लामी देशों ने उदासीनता दिखाई और ओआईसी के मंच से इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वैसे क्षेत्रीय संगठनों की नीतियों और क्षेत्र की जनता के रुख में बहुत अंतर होता है। संगठन की नीतियां बहुत सी चीजों से प्रभावित होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता और गैर सरकारी संगठनों का रवैया काफी बेहतर होता है। यही वजह है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में आम जनता ने सड़कों पर निकल प्रदर्शन किए और म्यांमार की नीतियों का जमकर विरोध। इन हालत के बावजूद सच्चाई तो यही है कि आसियान की सदस्य सरकारों ने विभिन्न कारणों की वजह से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार पर ठोस और कड़ा रुख अपनाने से परहेज किया। इन सब के बावजूद ये भी एक सच्चाई है कि आसियान के अन्य सदस्यों देशों और इंडोनेशिया व मलेशिया के रुख में कुछ अंतर तो नजर आया, जिसका एक उदाहरण मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के रुख में दिखाई देता है, जब उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए म्यांमार को आसियान से निकाल बाहर करने की मांग की। मलेशिया के सबसे बड़े सरकारी पदाधिकारी के रूप में महातिर मोहम्मद ने बौद्ध चरमपंथियों और म्यांमार की सरकार की नस्लभेदी नीतियों की चक्की में पिस रहे रोहिंग्या मुसलमानों का जमकर समर्थन किया था। उनके अलावा मलेशिया के कई संगठनों ने भी आसियान के कमजोर रुख की आलोचना की और इस संगठन के सदस्य देशों से मांग की कि वह म्यांमार के में जिम्मेदार को इस बात पर मजबूर करे कि वे रोहिंग्या के अधिकारों की सुरक्षा करें। सन 2018 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 73वें अधिवेशन में कहा था कि आंग सान सूची सैनिकों की दमन
कारी कार्रवाइयों के खिलाफ जबान खोलना नहीं चाहती और हमने रोहिंग्या के जनसंहारों के प्रति हमेशा उन्हें चुप ही देखा है, इसलिए अब हम उनका समर्थन नहीं करने वाले। आसियान के अलावा भी कई ऐसे संगठन हैं जो अगर प्रभावशाली रुख अपनाते तो रोहिंग्या पर अत्याचार कम हो सकते थे। इस प्रकार के संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस्लामी सहयोगी संगठन OIC है। इस संगठन में 57 इस्लामी देश सदस्य हैं। अगर ये लोग मिलकर एक नीति अपनाते तो निश्चित रूप से म्यांमार पर दबाव पड़ता, किंतु विभिन्न कारणों से ये संगठन अब तक रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में ठोस रुख अपनाने में विफल रहे हैं। वैसे सन 2017 के सम्मेलन में OIC ने म्यांमार की आलोचना की थी और औपचारिक रूप से ये मांग की थी कि म्यांमार को राखिन के रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार खत्म करना चाहिए। सन 2018 में भी जब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तब OIC ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार की आलोचना की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस संगठन के पास कोई शक्ति नहीं है और अधिक से अधिक काम जो वे कर सकता है वे ये है कि म्यांमार सरकार के सामने विरोध दर्ज करा दे बस, जबकि इस्लामी जगत को इससे बहुत अधिक आशा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार के खिलाफ OIC ने अब तक जो सबसे अधिक गंभीर कदम उठाया है वे शायद ये मुकदमा है जो इस संगठन की ओर से गाम्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दर्ज किया। हालांकि उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ और रोहिंग्या मामले को म्यांमार का आंतरिक मामला समझ लिया गया। विश्व संगठन प्राय मुसलमानों के जनसंहार पर अपनी चुप्पी का औचित्य यही एक कारण दर्शाता है कि ये एक सच्चाई है। किसी भी देश में किसी विशेष समुदाय या जाति का जनसंहार किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता है। दक्षेश भी रोहिंग्या मुद्दे में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है क्योंकि इस संगठन के दो महत्वपूर्ण सदस्य अर्थात भारत और बांग्लादेश म्यांमार के साथ संयुक्त सीमा रखते हैं और ये सीधे रूप से रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बारे में भारत की नीति पूरी तरह से नकारात्मक और अस्वीकार्य रही है, जबकि बांग्लादेश म्यांमार से बस यही अपील कर पाया है कि रोहिंग्या का जनसंहार ना किया जाए। इन हालत में दक्षेश के सदस्यों में जो मतभेद पाए जाते हैं, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की वजह से भी ये संगठन म्यांमार पर एकजुट होकर कोई ठोस रुख अपनाने में विफल रहा है। भारत के भीतर तो रोहिंग्या के मामले में बिल्कुल नकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, चूंकि रोहिंग्या शरणार्थी मुसलमान हैं और भारत में वर्तमान समय में स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ भी माहौल गर्म है। इसलिए रोहिंग्या त्रासदी के समाधान में भारत सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बांग्लादेश में शरण लेने वाले बहुत से रोहिंग्या सैनिकों की ओर से हिंसा के भय से किसी भी दशा में अपने देश वापस नहीं जाना चाहते। फरवरी में म्यांमार में सैनिक विद्रोह के बाद ये भय और अधिक बढ़ गया। रोहिंग्या दसियों साल से अपने ही देश में परदेशियों जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब तो इस देश में सेना का राज है। हालांकि पहले भी आंग सान सूची सरकार सेना के आगे बेबस नजर आती थी, मगर अब तक सब कुछ सेना के हाथ में ही है। रोहिंग्या संकट में आंग सान सूकी ने अपने शांति के नोबेल पुरस्कार की लाज रखने के बारे में भी नहीं सोचा और अत्याचार के भयानक दृश्यों पर पूरी तरह आंख बंद कर ली। सूकी को नागरिक अधिकारियों के लिए लंबी लड़ाई करने वाली आयरन लेडी के रूप में देखा जाता है, मगर रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्बरतापूर्ण हमले सूकी के सत्ता काल में हुए, जिस पर सबको बहुत ताज्जुब हुआ। सूकी ने खामोशी और दबे लफ्जों में नरसंहार की हिमायत करके सेना को संतुष्ट या खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में हालत ने ऐसा पलटा खाया कि सेना ने सूकी की सरकार के खिलाफ ही विद्रोह खोल दिया। सूकी केवल सत्ता से बेदखल नहीं हुई बल्कि उन्हें अपनी आज़ादी भी गंवानी पड़ी। अब वे सेना के कब्जे में हैं।
बहरहाल रोहिंग्या संकट जस का तस बना हुआ है। म्यांमार में सत्ता में परिवर्तन के बाद भी रोहिंग्या शरणार्थियों का भविष्य अनिश्चय का शिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट राधिका कुमार स्वामी का कहना है कि रोहिंग्या ग्रामीणों ने अपने गांवों में लौटने पर तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सैनिक की ओर से हत्या, बलात्कार और हिंसा का खतरा है। उनका मानना है कि म्यांमार सरकार का ये रवैया मानवता के विरोध, अपराध और जातीय सफाया है। सेना ने तत्काल का इस्तेमाल करके प्रदर्शनों को कुचल दिया है और विरोध की आवाज़ दबा देने की कोशिश की, जबकि बाहरी दुनिया से हो रहे ऐतराज़ पर वे कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह सेना को लगता है कि धीरे धीरे उसके शासन के लिए हालत अनुकूल हो जाएंगे। हालांकि ये सोच गलत है। म्यांमार में जिस तरह एक के बाद एक ये दूसरा संकट उत्पन्न हो गया है, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि म्यांमार के सैनिक शासन का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। सेना ताकत का इस्तेमाल करके लोगों का मुंह किसी हद तक बंद कर सकती है, लेकिन आज के हालत में वे अपने अपराधों पर पर्दा डालने में कामयाब नहीं हो सकती है। रोहिंग्या संकट में भी सेना ने अपने अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर ये कोशिश सफल नहीं हुई। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा चर्चा में ना आया हो। इसी तरह सैनिक विद्रोह के बाद के हालात पर भी सारी दुनिया की नज़र म्यांमार के ऊपर टिकी हुई है। रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी संख्या इस समय बांग्लादेश में है और उसका संकल्प है कि उसे अपने वतन यानी म्यांमार जरूर लौटना है। म्यांमार की पिछली और वर्तमान सरकार से सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि उन्हें गुजरत समय से आस लगा रखी है, यानी उन्हें ये उम्मीद है कि वक्त बीतने के साथ साथ लोग और ख़ुद रोहिंग्या शरणार्थी इस मानव त्रासदी को भूल जाएंगे। लेकिन ये म्यांमार की सेना की सबसे बड़ी गलती है। इस त्रासदी को ना तो शरणार्थी भूलेंगे और ना ही दुनिया भूलेगी। इस बीच संकट जितना जटिल होता जाएगा, म्यांमार के प्रशासन के सामने इस मामले से निपटना उतना ही कठिन होता जाएगा। सेना के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसका अपना अस्तित्व तभी विकास कर सकता है जब पूरा देश विकास करे, और पूरा देश तभी विकास करेगा जब उसकी आबादी का हर हिस्सा तरक्की करे। आबादी के एक बड़े हिस्से को विस्थापित करके न तो म्यांमार की सरकार का भला होने वाला है और ना ही इस देश को कुछ हासिल होगा। आपने देखा कि जिस तरह से अभी तख्ता पलट म्यांमार में हुआ है, फरवरी के महीने में तख्ता पलट होता है और आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब से लेकर के अब तक उनके ऊपर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं और उन मुकदमों में वो आरोपी पूरी तरीके से पाई गई हैं और अब सजा का ऐलान जो है वो कुछ ही दिन में होना है। और अगर सजा होती है तो कम से कम 15 साल की सजा होगी और बाकी की बची जिंदगियां जो हैं आंग सान सूची की, वो जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो वहीं इस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा कि आसियान ओआईसी, जो कि मुस्लिम संगठन होने का दावा करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों पर अलग थलग पड़े हुए नजर आए थे। ओआईसी की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में एक खाना पूर्ति के लिए केस जरूर कर दिया गया रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ से, पर इंटरनेशनल कोर्ट में म्यांमार का आंतरिक मामला बोल करके उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो कदम उस टाइम उठाए जा सकते थे म्यांमार की सेना के खिलाफ, तब मुस्लिम संगठन भी खामोश रहे और साथ ही साथ दुनिया भी खामोश हुई। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म की हर एक दास्तां को हर कोई देखता गया, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जब आवाज नहीं उठाई तो खुदा की जो लाठी है, अल्लाह की जो लाठी है, वो आंग सान सूची पर पड़ी है और अब दुनिया भी इसका तमाशा देख रही है। म्यांमार किस तरीके से बर्बादी के कागार पर खड़ा हुआ है, ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और इन्हीं सब तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। लीजिए इजाजत, शुक्रिया।